आज पढ़ते हैं कि वृत्त क्या है और उससे संबंधित कौन कौन से अवयव होते हैं और उनका क्या क्या प्रयोग होता है, कैसे रेखागणित उसका प्रयोग करते जान लीजिए। ठीक है ना। हम जो वृत्त की रचना करते हैं वो इस प्रकार करते हैं। वृत्त की रचना कैसी होती है? बिल्कुल गोल होती है। ठीक है ना जी। अगर पूरा गोल आकृति हमको नहीं मिलेगा तो हम उसको वृत्त नहीं कहेंगे। ऐसी आकृति हमको मिल जाए तो क्या हम इसे वृत्त कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो वृत्त की रचना होती किससे है? केंद्र बिंदु से होती है। ठीक है ना। बिना केंद्र बिंदु ज्ञात किए हुए है वृत्त की रचना नहीं हो सकती। वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? एक वृत्त के ठीक बीच में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त के केंद्र में स्थित या वृत्त के बीच में स्थित वह बिंदु जिससे किसकी रचना होती है? वृत्त की रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु कहते हैं। वृत्त का केवल एक ही केंद्र बिंदु होता है, यानी एक वृत्त का केवल एक ही केंद्र बिंदु होगा। बिना केंद्र बिंदु की सहायता से वृत्त की रचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी केंद्र बिंदु से सभी दूरियों को नापकर परिभाषाएं दी जाती हैं। जब हम केंद्र बिंदु की परिभाषा देते हैं कि केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, तो आप सीधे यह कह दीजिएगा जिससे वृत्त की रचना होती है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र से सभी दूरियों को नापकर विभिन्न परिभाषाएं दी जाती हैं। अब इसमें दूसरी परिभाषा आती है। पहला हमने बता दिया केंद्र। अब कोई आपसे पूछेगा कि एक वृत्त का कितना केंद्र बिंदु होता है तो उसे क्या बताएंगे? एक ही केंद्र बिंदु होता है। कभी कभी दो शब्दों में संकेंद्र वृत्त आ जाता है। संकेंद्र वृत्त किसे कहते हैं? तो ऐसा वृत्त, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु क्या हो? एक ही हो। जैसे मान लीजिए कि दो वृत्त हमने इस तरह खींच लिया और उसके बीच में एक और इससे वृत्त खींच लिया और दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु क्या हो? एक ही। यानी एक ही केंद्र बिंदु से दो वृत्तों की अगर रचना की गई हो तो ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। मतलब दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु क्या होगा? एक ही होगा, भले दोनों की त्रिज्या क्या हो? अलग अलग हो। जैसे इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो छोटी होगी और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बड़ी होगी। संकेंद्र वृत्त का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? जो आप गेंद खेलते हैं, क्रिकेट बल्ले का जो गेंद होता है वो कैसे वृत्त की रचना होती है? एक संकेंद्र वृत्त की रचना होती है। तो बिना केंद्र की सहायता से वृत्त की रचना नहीं हो सकती है। किसी भी एक वृत्त में केवल एक ही केंद्र बिंदु होता है। कभी कभी संकेंद्र बिंदु की रचना के लिए ऐसे चित्र बना दिया करते हैं। आपसे कोई पूछेंगे कि संकेंद्र वृत्त किसे कहते हैं तो कह देना कि दो वृत्तों का एक ही केंद्र, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र बिंदु क्या हो? एक ही हो, उसे संकेंद्र वृत्त कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि वृत्त के अंतर्गत सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? वृत्त के केंद्र से नापी जाती हैं। तो केंद्र से पहली जो दूरी होती है उसको कहते हैं क्या? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। आइए पहले त्रिज्या से पहले किसको सीखें? परिधि को सीखें। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की जो कुल लंबाई होती है उसे वृत्त की परिधि कहा जाता है। सपोज करिए अगर यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करे और सर्कल पर चलते 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 फिर उसी बिंदु पर क्या हो जाए? वो वापस लौटा है, उसे हम कहेंगे उसने कौन सा दूरी तय किया है? परिधि तय किया है। यानी परिधि क्या होता है? वृत्त की कुल लंबाई जो होती है वही वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि का संकेत C होता है और सूत्र होता है 2πr। सब पढ़ते आ रहे हो। अब देखिए, अगर वृत्त की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो इसी आकार पर हम लोग क्या करते हैं? दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्त पथ पर घूम रही है तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी? ऐसे याद कर लीजिए। अगर कोई कण या कोई वस्तु वृत्त पथ पर सर्कल पर चल रही है तो एक चक्कर में कितनी दूरी पूरे करेगी? तो उसे कहेंगे मैथमेटिकल भाषा में 2πr। मतलब अगर कोई एक कण एक चक्कर पूरा करेगा तो उसने कितनी दूरी तय की है? 2πr। दो चक्कर पूरा करेगा तो 2 × 2πr। तीन चक्कर पूरा करेगा तो 3 × 3πr। ऐसे गुणा करके निकालते हैं। समझ रहे जी? 10 चक्कर पूरा करेगा तो 10 × 2πr। ऐसे गुणा करके निकालते हैं वृत्त की परिधि। चलिए वापस हम लोग आते हैं किस पर? त्रिज्या पर। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। सपोज करिए अगर O वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि को कोई बिंदु A ले लिया जाए तो O से A की जो दूरी होती है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या का संकेत क्या होता है? स्मॉल r होता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है
या जो रेखाखंड होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का संकेत क्या होता है? आर होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि किसी वृत्त में केवल यही से त्रिज्या खींच सकते हैं। त्रिज्याएँ कहाँ कितनी होती है वृत्त में? अनंत होती है। जहाँ जहाँ ऐसे खींच देंगे ये सब क्या है? वृत्त की त्रिज्याएँ। और ये भी गुण सुन लीजिए कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसी वृत्त में अनंत त्रिज्या खींच लेंगे तो भी कितना सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त में सभी त्रिज्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है, चाहे जितनी त्रिज्या खींच लीजिए। त्रिज्या के बाद किसकी परिभाषा आती है? व्यास की। त्रिज्या के बाद व्यास को ही जाना जाता है। व्यास किसे कहते हैं? तो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है। सपोज करिए अगर यह सिरा ए है और इसका दूसरा सिरा यहाँ बी हो जाएगा तो बी ए को क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। व्यास के बाद हम तुरंत जाते हैं किस पर? जीवा पर, क्योंकि दोनों की परिभाषा समान होती है। अब इसमें हम एक जीवा खींच दे रहे हैं। यहाँ पर जीवा हम खींच दिया क्या? सी और डी। यहाँ हमने सी डी एक जीवा खींचा है, इसे कहेंगे जीवा। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। व्यास और जीवा में क्या अंतर होता है? परिभाषा समान है। वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो किससे होकर जाता है? केंद्र से अगर होकर जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। जबकि अगर वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से अगर नहीं जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। दोनों में परिभाषा लगभग एक समान है। दोनों ही क्या करते हैं? वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को क्या करते हैं? मिलाते हैं। बशर्ते व्यास जो होगा उसको सदैव केंद्र से ही गुजारा जाएगा, जबकि जीवा सदैव केंद्र से होकर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं जाएगी। अब जैसे किसी वृत्त में असंख्य त्रिज्याएँ खींच सकते हैं तो असंख्य व्यास भी और अनंत जीवाएँ भी खींची जा सकती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं पाया जाता है। अब आगे देखिए, इसमें 7वां परिभाषा में आता है क्या? हमारा वृत्त के अंतर्गत अर्धवृत्त आता है। क्या आता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त किससे कहते हैं? देखिए यह क्या है? एक व्यास। क्या है जी? व्यास। इसे व्यास क्यों कहेंगे? क्योंकि यह किससे होकर जा रहा है? केंद्र से। अब एक व्यास अगर किसी वृत्त में, अगर मान लिया इसका केंद्र है, हमने व्यास क्या कर दिया? खींच दिया, तो किसी भी वृत्त में एक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। अगर एक व्यास खींचेंगे तो वृत्त सदैव 2 बराबर भागों में क्या होगा? विभाजित होगा। उन दोनों बराबर भागों को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहा जाता है। यानी एक वृत्त खींच देंगे तो कितने अर्धवृत्त की रचना होगी? 2 अर्धवृत्त की रचना होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये दोनों भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। यानी संपूर्ण वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करेगा? विभाजित करेगा। एक प्रमेय आता है कि अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। यह अर्धवृत्त का कोण कहाँ बनेगा? थोड़ा देखेंगे यहाँ पर। देखो, अगर यह क्या है? एक व्यास है, तो व्यास के दोनों सिरों से ये दोनों सिरे वृत्त के जिस परिधि पर जाकर बिंदु मिल जाएंगे, व्यास के दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं बढ़ाने पर, वहाँ कौन से कोण की रचना होती है? अर्धवृत्त के कोण की रचना होती है। और अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यह कोण कहाँ बनेगा? फिर दोहरा रहे हैं। अगर यह वृत्त का व्यास है तो व्यास के दोनों सिरे लेकर वृत्त की परिधि पर जहाँ मिलाएंगे वहाँ किस वृत्त की रचना होगी? अर्धवृत्त के कोण की रचना होगी। और अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। 7वां परिभाषा बढ़िया समझ लीजिए। 8वीं परिभाषा होती है वृत्तखंड की। किसका होता है? वृत्तखंड का। वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो कोई आपसे पूछेगा कि अर्धवृत्त की रचना किससे हुई थी? हम कहेंगे व्यास से हुई थी। किससे हुई थी? व्यास से। लेकिन जो वृत्तखंड की रचना होती है वो किससे होती है? जीवा से होती है। सपोज करिए यह क्या है? एक जीवा है। हमने चित्र में खींचा भी है। सीढ़ी क्या है? एक जीवा है। तो जीवा अगर एक जीवा खींचेंगे तो हम यह नहीं कहेंगे कि वृत्त 2 बराबर भागों में विभाजित होगा, बराबर भाग नहीं कहेंगे, लेकिन यह कहेंगे कि वृत्त कितने भागों में बट रहा है? 2 भागों में बट रहा है। तो दोनों भागों में जो छोटे भाग और बड़े भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए यह भाग एक है, ये छोटा भाग हो गया और ये क्या हो गया? बड़ा भाग हो गया। तो इन दोनों भागों को, छोटा चाहे बड़ा हो, इन दोनों भागों को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। यानी आप जान चुके होंगे कि वृत्तखंड की रचना किससे होती है? जीवा से होती है। जबकि अर्धवृत्त की रचना किससे होती है? व्यास से होती है। अब इन दोनों वृत्तखंडों का नाम होता है। जो छोटा भाग है, यह छोटा भाग जो खींचा गया है, यह भी वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड है। तो इस भाग को कहते हैं लघु वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और यह बड़ा भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यानी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की रचना में आप ये देखे होंगे
कि देख रहे हैं चित्र के द्वारा कि अगर किसी वृत्त में एक जीवा खींच दी जाए तो वृत्त दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। गौर से सुनेंगे, दो बड़ा भाग नहीं कह रहे हैं, दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। अर्धवृत्त की रचना व्यास से होगी, जबकि वृत्तखंड की रचना किससे होती है, जीवा से होती है। 9वीं परिभाषा होती है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड में क्या होता है, त्रिज्याखंड कहाँ बनता है, देखिए ये एक वृत्त हो गया और ये इसका केंद्र हो गया। अगर वृत्त में दो जीवाएँ इस तरह खींच दी जाए, सॉरी दो त्रिज्याएँ इस तरह खींच दी जाए, देख रहे हो, ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है क्योंकि यह केंद्र से परिधि को मिला रहा है और ये भी केंद्र से परिधि को मिला रहा है। ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। अगर वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्या इस प्रकार खींची जाए कि वो दोनों त्रिज्या जाकर वृत्त की परिधि मिल रही हो, तो उन दोनों भागों द्वारा जो खींचा हुआ घेरा हुआ जो क्षेत्र होता है उस भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। सपोज करिए ये एक त्रिज्याखंड है और एक यह ऊपर की ओर जो त्रिज्याखंड है, देख रहे हैं ना जी, ये दो तरह का देख लीजिए। अगर इससे समझ में आए तो चित्र की दोबारा बना देते हैं। अगर ये वृत्त बन जाए तो बड़ा बढ़िया गोला बनते हैं। मान लिया कि यह क्या एक वृत्त है, ये केंद्र हो गया, यहाँ से दो त्रिज्या हमने खींच दिया। एक भाग तो उसने यह घेरा नीचे की ओर और एक भाग जो दूसरा है वो ऊपर की ओर घेर रहा है। दोनों भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। त्रिज्याखंड की रचना किससे होती है, दो त्रिज्याओं से होती है। जब वृत्त में दो त्रिज्याएँ जो भाग क्या करते हैं, घेरते हैं, यानी दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरे हुए भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। छोटे भाग को क्या कहते हैं, लघु त्रिज्याखंड। फिर दोबारा आइए, इस भाग को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड, कि घेर रहा है नीचे की ओर लेकिन घिर गया ऊपर भी, तो नीचे वाला जो भाग होता है वो छोटा होता है, उसे कहते हैं लघु त्रिज्याखंड, और ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ और लघु में आपको अंतर आपको मान चलता होगा। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा होता है, और सॉरी वृत्तखंड लिख दिया ना, क्या लिख दिया हमने, त्रिज्याखंड लिख दिया। और त्रिज्याखंड वृत्तखंड होता ही है। अरे तनी पूरी उड़ी खाओगे तो उसमें थोड़ा पोला वाला छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है, अब देखिए। तो लघु त्रिज्याखंड कौन होगा, छोटा वाला भाग, और दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा होगा, बड़ा भाग। ये संपूर्ण जो रचना है आपको ये पिछले क्लास में पढ़ाई जाती है, इसको आप याद कर लीजिए बढ़िया से, आपके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाई स्कूल के जो कोर्स में जो दिया हुआ है वो इनकी परिभाषा को आधारित नहीं है, केवल छेदक रेखा और स्पर्शीय रेखा पर ही पूरा प्रमेय दिया है जो आपको हाई स्कूल में पढ़ना है।